हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम काउंटर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आरओ री एग्जाम के लिए जीएस की अगली टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। अगर आपने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। क्या भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं? तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, ऑप्शन बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख, ऑप्शन डी महरौली स्तंभ अभिलेख। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा को बेसनगर भी कहते हैं का गरुड़ स्तंभ है। ठीक, इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। कहाँ के? तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस, क्या हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती या तापी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कबाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती या तापी। ठीक है, चलिए देखिए, गोदावरी, कावेरी, कबाम ये कहाँ से निकलती हैं? पश्चिम घाट से। ठीक, और किधर को जाती हैं? उत्तर की तरफ, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये सब। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर, कहाँ? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी एवं कबाम नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो मतलब ये जो चारों ऑप्शन है उनमें से कौन एक मछली है बताइए। ऑप्शन ए समुद्री कुकुम्बर या इसे खीरा भी कहते हैं, ऑप्शन बी समुद्री गाय, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन डी समुद्री बाघ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा एक मछली है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है, समुद्री घोड़ा को सी हॉर्स या अश्वमीन या हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन है। अस्थिल मीन बोनी फिश भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया है? तो कब जोड़ा गया है चलिए बताइए। ऑप्शन ए 2004-05, ऑप्शन बी 2011-12, ऑप्शन सी 2012-13, ऑप्शन डी 2013-14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11-12 में। ठीक है, चलिए आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं, इनकी उम्र क्या थी? 0 से 6 वर्ष, 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक होगी?
ठीक है, चलिए प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक होगी? ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की प्रति 100 बालिकाओं पर हरियाणा राज्य में सर्वाधिक 120 बालक हैं। देखिए 100 बालिकाओं पर 120 बालक हैं, जबकि सबसे कम कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, जहां 102 बालक। 100 में 102 बालक अरुणाचल प्रदेश में है, 100 में 120 बालक हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या दिया है। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1242 से 1246 ईस्वी के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम क्या था? अल मुस्तसीम। क्या था? अल मुस्तसीम। ठीक है, यह अब इनका कार्यकाल कब से कब तक था? अल मुस्तसीम का यह 1242 से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। कब? 1242 से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। ठीक है, इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था। किनका नाम? अल मुस्तनसीर का नाम, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। ठीक, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए बताइए, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति अनुच्छेद 262। ठीक, ऑप्शन बी में अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक, ऑप्शन सी में नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। ऑप्शन डी राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो देखिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1956 में। बाकी ये सभी सुमेलित हैं। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में थी, और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में, और अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति अनुच्छेद 262। ये सभी सुमेलित हैं। सिर्फ गलत कौन सा था? नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 गलत था, जो कि 1956 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है? सू नहर जोड़ती है। देखिए ये एक नहर का नाम है सू। तो सू नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए तुरान और ओंटेरियो को, ऑप्शन बी सुपीरियर और मिशिगन को, ऑप्शन सी बंगाल और त्रिपुरा को, ऑप्शन डी सुपीरियर और ह्यूरन को। तो सू नहर किसे जोड़ती है? ह्यूरन और सुपीरियर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है सू नहर। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सू नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 5 महान झीलों में से 2 झील, जो कौन सी है? सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। तो चलिए उत्तरी अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं उनका नाम तो आप जान ही लीजिए। देखिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी,
ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं जिनमें से सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ने वाला कौन सी नहर है? सू नहर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है? किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो किस स्तर की ध्वनि, किस डेसिबल की ध्वनि सुनने में हानिकारक है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 100 डेसिबल, ऑप्शन सी 80 डेसिबल, ऑप्शन डी 120 डेसिबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 डेसिबल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 80 डेसिबल। अगर आप लोग 80 डेसिबल से ज़्यादा की वॉल्यूम सुनते हैं तो वह हमारे कानों के लिए हानिकारक होगी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक की श्रेणी में आती है। इससे अधिक शोर में लगातार रहना श्रवण संबंधी एवं अन्य मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा है? निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया, किस सन में? चलिए बताइए कब किया गया। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1987। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 में गठन किया गया था। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया। ठीक है, आगे देखिए। सितंबर 1995 में, कब? सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी संख्या होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक है, किस नियम के तहत है? 198 नियम के तहत। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो कहाँ हराया था? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी पोल्लीलुर में, ऑप्शन सी सेरिंगपट्टनम में, ऑप्शन डी निजामाबाद में। तो हराया था ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर, पोल्लीलुर में हराया था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ, जो 1700 ईस्वी में टीपू ने अंग्रेज सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ बांध दिया है, एक तरफ नदियां दिया है। अब चलिए बताइए कौन सुमेलित नहीं है। ग्रैंड कुली कोलंबिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होवर टेनेसी, ऑप्शन सी नुरेक बक्स, ऑप्शन डी काहोरा बासा जम्बेजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हुवर। हुवर टेनेसी नदी पर नहीं है, यह गलत है। ठीक है, हुवर टेनेसी नदी पर नहीं है, यह गलत है। देखिए ग्रैंड कुली कोलंबिया में है, ठीक, नुरेक बक्स नदी पे है और काहोरा जम्बेजी नदी पर है। ठीक है, तो हुवर किस नदी के किनारे है? तो ये कोलोराडो नदी के किनारे है। अब देखिए ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी ये यूएसए है, हुवर कोलोराडो नदी यूएसए होगा, नुरेक
बक्स नदी ताजिकिस्तान होगा और काहोरा जम्बेजी नदी मोजाम्बिक होगा। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए हुअर बांध जो कभी इसका नाम पहले बोल्डर बांध भी कहा जाता था, ठीक है, पहले इसका नाम बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अब ये हुअर नाम से जाना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना और नेवादा राज्यों की सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। ठीक, देखिए कहाँ, कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दो कथन है, कथन ए, कथन आर। ठीक, चलिए बताइए, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। कथन ए में दिया है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। आर दिया है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए ए में दिया है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी में दिया है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी में दिया है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारी डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक, मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही है, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है। ठीक, देखिए आपको कथन कारण दोनों दिखा देती हूँ एक बार फिर से। देखिए दे रहा है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, देखिए ये भी सही है, और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ये भी सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो चलिए बताइए कब की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। चलिए ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1943। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943 को की थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। कब रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। फिर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहाँ, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। तो कहाँ किया था आजाद हिंद सरकार का गठन? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 में कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। ऑप्शन ए लचीली, ऑप्शन बी स्थायित्वहीन, ऑप्शन सी शून्य लचीली, ऑप्शन डी अनंत लचीली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थायित्वहीन। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कृषि उत्पादों की मांग स्थायित्वहीन या लोचहीन मांग होती है। ठीक
ठीक, इसी कारण अत्यधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत व उनकी कुल आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह विपरीत प्रभाव कब पड़ता है किसानों को? जब अत्यधिक पैदावार होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो चलिए बताइए कितना प्रतिशत होता है चांदी का। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर में 0% होती है चांदी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर, तांबा, इसमें देखिए जर्मन सिल्वर में, ये जर्मन सिल्वर को ही निकेल सिल्वर भी कहते हैं। तो इसमें देखिए तांबा कितना होता है 50%, जस्ता कितना होता है 30% और निकेल कितना होता है 20% की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती। क्या? इसमें चांदी नहीं होती है। इसमें तांबा होता है 50%, जस्ता होता है 30% और निकेल होता है 20%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा है? ये कथन कारण के प्रश्न है। देखिए कथन ए में दिया है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो और कारण दिया है, कारण आर दिया है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए इसमें कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। यह कथन सही है। कारण सही क्यों है? कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। कथन कारण दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, देखिए ए तथा आर दोनों सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार कोयना बांध के नीचे का भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है। किसके कारण? जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है और इससे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की संभावना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नगर कस्बा दिया है, एक तरफ नदी दिया है। चलिए बताइए। बिठूर गंगा नदी, देखिए बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर सई नदी, कौशाम्बी यमुना नदी। तो इन चारों में से कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि बिठूर गंगा नदी के किनारे है। सही है ये। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। जौनपुर जो है गोमती नदी, ठीक, जौनपुर में गोमती नदी है और सई नदी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जौनपुर नगर से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी गोमती है, जबकि सई नदी प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए गोमती से मिल जाती है। ठीक है, देखिए सई नदी प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए गोमती से मिल जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने ऐसा कहा कि 1935 के अधिनियम में एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ठीक, यह किसने कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एस सी बोस।
देखिए ऑप्शन एक बार फिर सुन लीजिए। ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एस.सी. बोस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।